गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। किस तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग वर्क करता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, वो हमने देख लिया। जो मैथमेटिकल इक्वेशन था H=I²RT, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं थर्मिट वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग देखेंगे नेक्स्ट? थर्मिट वेल्डिंग। तो ये जो थर्मिट होता है उसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आप लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस में देखा होगा कि क्रूसिबल होता था जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, मेटल को पिघालते थे, ठीक है। वो पिघले हुए मेटल को हम लोग क्या करते थे, तो कि जो भी मोल्डिंग या फिर जो भी हमने मोल्ड प्रिपेयर किया था वहाँ पे उसको पोर करवा के बेसिक शेप देते थे। बस बिल्कुल उसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे, जो क्रूसिबल होगा उसको यूज़ करेंगे। क्लियर? लेकिन जहाँ पे हमको जॉइंट लगाना होगा वहाँ पे कुछ हम लोग इस तरीके का सेटअप करेंगे। जैसे कि ये हमारा प्लेट है एक, ये और ये दूसरा प्लेट, दो, ठीक है। दोनों प्लेट को हमको क्या करना है, जॉइंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे तो एक वैक्स का पैटर्न तैयार करेंगे। क्लियर? ये जब देख सकते हैं ये पूरा वैक्स का पैटर्न है। क्लियर? फिर उसको हम लोग क्या करेंगे तो प्री हीटेड करके अंदर से वैक्स निकाल के, जैसे हर बार की तरह हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते बिल्कुल उसी तरह आसपास सैंड भर देंगे। सैंड फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग पोरिंग बेसिन डिज़ाइन कर देंगे। क्लियर? अब आप जब इसको पूरा गर्म करेंगे, प्री हीट करेंगे, तो अंदर जो भी वैक्स होगा यहाँ पे वो पिघल के बाहर आ जाएगा और जो भी कैविटी है हमारा डाई कैविटी वो रेडी हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो डाई कैविटी रेडी हो चुका है, अब देख सकते हैं ये हमारा पोरिंग बेसिन है, ये बीच में कैविटी है, ये वर्क पीस है दोनों। अब आपको क्या करना है, जॉइंट लगाना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो भी पिघला हुआ मेटल है उसको यहाँ से एंटर करवाएंगे। पूरा मेटल यहाँ पे कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, आके फिलअप हो जाएगा। क्लियर? और ये दोनों जो प्लेट है अब ये जो वर्क पीस है उसके बीच में क्या हो जाएगा, परमानेंट जॉइंट लग जाएगा। तो इसको बोला जाता है थर्मिट वेल्डिंग। अब मेन चीज़ क्या है कि जो आपको ये बीच में जो पिघला हुआ मेटल एंटर करवाना है, ठीक है, हम लोग जो मेटल का चार्ज एंटर करवाएंगे वो कौन सा होगा, तो खास याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम प्लस आयन ऑक्साइड Al+Fe3O4, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस आयन ऑक्साइड का जब भी प्रोसेस होगा आप उसको पिघालेंगे भट्ठी के अंदर, फर्नेस के अंदर, तो क्या बन जाएगा, Al2O3, यानी स्लैग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लैग नहीं बनेगा, स्लैग तो अलग से अलग होगा, जैसे कि Fe है ना, ये स्लैग बन के अलग होगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Al2O3 को एल्यूमिना, क्या बोलेंगे, एल्यूमिना। क्लियर? तो ये जो मिक्सिंग है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्रूसिबल से अप्लाई करवाएंगे। देखिए स्टैंड दिया गया है, ये क्रूसिबल है, अंदर से हमारा Al2O3 अप्लाई हो रहा है। क्लियर? उसके पहले आपको जो प्रिपरेशन करना है, एज प्रिपरेशन करना है, राइजर रनर गेटिंग सिस्टम अगर डिज़ाइन करना है, अगर बड़ा सा प्रोडक्ट है, ठीक है, प्री हीटिंग टेम्परेचर मेंटेन करना है, मेटल पिघल के उसको एंटर करवाना है, अच्छे से पोरिंग हो के नहीं वो ध्यान रखना है। क्लियर? फिर जब वो सूख जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। तो आपका एक जो जॉइंट है वो आपको दिख जाएगा बना हुआ। फिर आप क्या कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा जॉइंट है, जो एक्स्ट्रा सरफेस निकला हुआ है उसको आप ग्राइंडिंग करके क्या कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। ओके? यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया गया है कि जो सुपर हीटेड मेटल होता है क्रूसिबल के अंदर, उसको अगर आपको मोल्ड के अंदर अगर पोर करवाना है तो टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 3000 डिग्री सेल्सियस जितना रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, क्योंकि आपको पूरा मेटल पिघाल के लिक्विड स्टेट में ले जाके उसको फिर पोर करवाना है। क्लियर। तो टेम्परेचर तो रिक्वायरमेंट हाई ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होगा, तो अब तक हमने देखा ना वो सब क्या था, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग था, फ्यूज़न वेल्डिंग था, या फिर किसी और चीज़ का कॉम्बिनेशन हुआ होगा। अभी हम लोग देखने वाले सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अभी सॉलिड स्टेट में क्या होगा, और उससे पहले हमने जो प्रोसेस देखी उसमें क्या होगा, तो अब तक हमने जो प्रोसेस देखी उसमें मेटल पिघल रहा था, जॉइंट लग रहा था, सॉलिडिफिकेशन हो रहा था और वेल्डिंग को स्ट्रेंथ मिल रही थी। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कहीं पे भी मेटल पिघलेगा नहीं। ठीक है। सॉलिड स्टेट में ही वर्क पीस रहेंगे, फिलर मटेरियल भी सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, जॉइंट लग जाएगा। ठीक है। थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है, देखिए ट्राई करते हैं समझने की। लेक्चर के एंडिंग में आपको समझ में भी आ जाएगा जैसे लेक्चर एंड होगा। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। Interatomic bonds may be established by bringing atoms up to surface in close enough proximity to assure adhesion। क्या होता है कि हर एक मेटल के अंदर इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, दो सरफेस को अगर हम लोग क्लोज इनफ रखेंगे तो ये जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है उसकी वजह से दो मेटेरियल की या फिर दो मेटल की सरफेस के बीच में एक एडहेशन फोर्स लगता है। ठीक है। आप लोग ने कभी देखा होगा कि दो मेटल को अगर आप पास में रखेंगे या फिर पास में रख के ऐसे घिसेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट क्रिएट होगा उससे जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो दोनों के बीच में एस्टेबलाइज होते हैं, यानी क्रिएट होते हैं, जिससे प्रॉक्सिमिटी टू एस्योर दी एडेशन। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों आपस में चिपक रहे। ठीक है। परमानेंट नहीं होगा, इतना मजबूत भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि भाई दोनों मेटल एक दूसरे को ऐसे खींच रहे, चिपक के जॉइंट लग रहे, ऐसे हो जाएगा। रिलेटिव मोमेंट ऑफ द सरफेस अंडर प्रेशर एंड कंट्रोल रफनेस आर हेल्पफुल। आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे सरफेस के बीच में जितना मोमेंट होगा, ठीक है, जितना रफनेस को कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा एडेशन फोर्स मटेरियल के बीच में क्रिएट होगा, और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जैसा कुछ नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन से मेथड से हो सकता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है और डिफ्यूज़न वेल्डिंग है। ठीक है। तीन मेथड से होगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड डिफ्यूज़न वेल्डिंग। चलिए वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे कंसेप्ट के अंदर डिफ्यूज़न वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग है, डिफ्यूज़न वेल्डिंग। क्या होगा डिफ्यूज़न वेल्डिंग में, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोड्यूस डिफ्यूज़न वेल्डिंग। डिफ्यूज़न वेल्डिंग में आपको कहीं पे भी एक्सट्रीम हीट की ज़रूरत नहीं होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। आपको फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोड्यूस नहीं करना है तो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत नहीं होगी। Rather it needs two kind of surface that come in contact under pressure। इसके लिए नेसेसरी क्या है, दो सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी विद द प्रेशर। दिस प्रेशर इज अप्लाइड फॉर पीरियड ऑफ आवर्स। कुछ लंबे समय तक आपको दोनों मटेरियल को आपस में प्रेशराइज करके कांटेक्ट करवा के रखना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस ऑल्दो heating is not essential, if the temperature is rise the diffusion rate will be cut sufficiently। आपको सिर्फ ओनली प्रेशर ही अप्लाई करके रखना है। ठीक है। अगर रिलेटिव मोमेंट हो रहा है अगर रिलेटिव मोमेंट हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको डिफ्यूज़न रेट क्या है, कम करने के लिए या फिर कट करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूज़न वेल्डिंग हो जाएगा।
और हमको तो फ्यूज़न वेल्डिंग करना नहीं है। तो ओनली आपको क्या करना है, इतना इंश्योर करना है कि जो दो सरफेस का आप वेल्डिंग करना चाहते हैं दोनों को प्रेशराइज करके सरफेस कांटेक्ट करवा के कुछ लंबे समय तक रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है कि ज़्यादा कोई भी हीट प्रोड्यूस हो नहीं। The individual peaks and valleys which make up a rough are deformed by application of increasing pressure. At place where this surface move together, shear, a film diffused and metal to metal contact take place. After that, the atoms are within the attractive force field of each other, hence joint reassemble a grain boundary. चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ हमने दो मेटल के वर्क पीस लिए हैं, ये पहली मेटल का वर्क पीस है और दूसरा मेटल का वर्क पीस। क्लियर। आप दोनों को क्या करोगे तो दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेशराइज करके लंबे समय तक रखोगे। इन बिटवीन प्रोसेस क्या होगा, ये जो समय है उसके बीच में प्रोसेस क्या होगा, तो आपकी जो वर्क पीस की सरफेस के ऊपर जो पीक यानी जो बाहर निकला हुआ भाग होगा और जो रेस्ट यानी गड्ढे जैसा भाग होगा, तो रफनेस में ऐसा ऐसा ही होता है ना। आप देखोगे किसी वर्कपीस की सरफेस को अगर मेटालॉजिकल माइक्रोस्कोप में, तो अगर रफ सरफेस होगी तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा रफ सरफेस। तो इसको बोलते हैं पिक और इसको बोलते हैं रेस्ट। जो उपसा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, जो बाहर निकला हुआ भाग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, जो बाहर निकला हुआ भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पिक, और जो गड्ढे जैसा भाग है उसको क्या बोलेंगे वैली। तो ये दोनों वर्क पीस की सरफेस के ऊपर ऐसे जो भी पार्ट होंगे पिक और वैली, ठीक है, तो उनको दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे सेट होने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे अनइवन शेप क्यों ना हो, ठीक है, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो स्लोली स्लोली वो लोग सेट होंगे। उनके बीच में एक एडेसिव यानी एक एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक प्रकार का यानी किसी एक और तरीके का एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा। क्लियर है। और वो क्या करेगा हमको रीअसेंबल अ ग्रेन बाउंड्री। वहाँ पे जो ग्रेन बाउंड्रियाँ है वो वापस से रीअसेंबल होंगी और वेल्डिंग यानी कि एक जॉइंट मिलेगा आपको, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, और उसके अंदर भी कंसेप्ट कौन सा हो गया हमारा डिफ्यूज़न वेल्डिंग का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अभी आपको अल्ट्रासोनिक जो भी है प्रोसेस, सबसे पहले तो उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप अल्ट्रासोनिक के कंसेप्ट को समझते होंगे तो आप उसका वेल्डिंग भी समझ जाएंगे। क्लियर। अब अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, तो अल्ट्रासोनिक में बेसिकली हम लोग एक पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, जो क्या करेगा टूल या वर्कपीस को क्या करेगा वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड करेगा यानी वाइब्रेशन प्रोवाइड करेगा। अब आपको क्या करना है, जो भी वर्क पीस है जिसको आप लोग जॉइंट करना चाहते हैं, क्लियर, उसको आपको साथ में रख देना है क्लैंपिंग करके। द वर्क पीस टू बी जॉइंटेड आर क्लैंपेड टुगेदर अंडर अ स्टैटिक नॉर्मल फोर्स टू द इंटरफेस ऑफ ऑसिलेटिंग shear stress of ultrasonic frequency are applied parallel to the plane of 1 second। क्लियर है। देखिए मैं समझाता हूँ, एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है, दोनों को आपको अगर ज्वाइंट करना है तो आप क्या कर लीजिए, दोनों को एक क्लैंप से कनेक्ट कर लीजिए। इसका आप क्या कर लीजिए, इसको क्लैंप कर लीजिए, ठीक है, सी क्लैंप आएगा, यू टी बोल्ट आएगा, उससे आप क्या कर लीजिए थोड़ी देर तक दोनों आपस में प्रेशर के साथ जुड़े रहे, इस तरीके से आप इसको क्लैंप कर लीजिए। उसके बाद जो ओसिलेटिंग टूल आएगा, मतलब जो स्ट्राइकिंग टूल आएगा ओसिलेटिंग, उसको आप क्या कीजिए वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करवाइए। क्या होगा, ऐसा एक टूल आएगा, उसको आपको क्या करना है
जहाँ पे भी जॉइंट लगाना वहाँ पे वर्कपीस के ऊपर आप उसको स्ट्राइक करवाना है। ठीक है, स्ट्राइक किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अगर ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक होगा, आपको 0.5 से 2 सेकंड तक क्या करना है, उसको ऐसे वर्कपीस के ऊपर वाइब्रेट करवाना है, जिससे क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी वो स्ट्राइक होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉइंट मिल जाएगा। क्लियर। तो समय कितना रखना है आपको वाइब्रेशन का स्ट्राइक करवाने के लिए, 0.5 से लेके 2 सेकंड। करंट जो आप सप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20,000 टू 60,000 हर्ट्ज। क्लियर। ओवरलैपिंग रखना है वर्कपीस का या फिर मेटल का, खास ध्यान रखना है, ओवरलैप रखना है उसको। क्लैंपिंग या फिर जो क्लैंपिंग डिवाइस आते हैं या फिर जो फिक्सिंग डिवाइस आते हैं उससे आपको रिजिडली क्लैम्प करना है। क्लियर। कितनी थिकनेस तक हम लोग ये वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं, तो 0.38 mm टू 2.5 mm जितनी थिकनेस वाली अगर प्लेट होगी तो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से इजीली क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग लगा के जॉइंट कर सकते हैं। क्लियर। एक और कंसेप्ट बाकी रह गया, कौन सा, फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही तक रखते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। क्लियर। तो जो जो टॉपिक आज चले हैं डिस्कस किए वो आपको नोट डाउन कर लेना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको याद भी रखना है। क्लियर। मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।